नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद। आर्थी व्यंजना का नंबर आ गया है। शाब्दी व्यंजना हम देख चुके हैं। शाब्दी व्यंजना के दो भाग थे, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। आर्थी व्यंजना का वर्णन करते हुए साहित्य दर्पणकार कहते हैं, शाब्दी व्यंजना का वर्णन करने के बाद अब मैं आर्थी व्यंजना का वर्णन कर रहा हूं। वक्तृ बोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्ताव देश कालानाम काको चेष्टाधिकस्य च। भाई, साहित्य दर्पणकार ने सारी चीजें काव्य प्रकाश के अनुसार ही ली हैं। वहाँ भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आर्थी व्यंजना से संबंधित वीडियो वहाँ मैंने प्रस्तुत किया है। वक्तृ बोधव्य वाक्य अन्य सन्निधि वाच्य प्रस्ताव देश काल काकू और अन्य प्रकार की चेष्टाएं, इनके कारण एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ प्राप्त होने लग जाता है। समझे हम बात को। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना के बीच का पहले अंतर जान लें। जहां शब्द की प्रधानता रहेगी वहां शाब्दी व्यंजना रहेगी, जहां अर्थ की प्रधानता रहेगी वहां आर्थी व्यंजना रहेगी। आर्थी व्यंजना में शब्द ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना शब्द के अर्थ व्यक्त नहीं होगा। और शाब्दी व्यंजना में अर्थ ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द का पहले, चाहे वो अभिधेय अर्थ हो या वो लक्ष्यार्थ हो, वो जब आपको मिलेगा उसके बाद ही आपको व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होगी। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखिए। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना में अगर शब्द अधिक महत्वपूर्ण है तो शाब्दी व्यंजना कही जाएगी, और अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है तो आर्थी व्यंजना कही जाएगी। अभिधेय यानी अभिधा मूला व्यंजना में भी संयोग वियोग साहचर्य वगैरह अर्थ को निर्धारित करने वाले या अनेक अर्थवाचक शब्दों के एक अर्थ को निर्धारित करने वाले कारण हमने देखे थे। इसी प्रकार से यहां आर्थी व्यंजना में जिनके कारण अर्थ जो अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा होता है उसके अलावा वो एक व्यंग्यार्थ भी व्यक्त करता है, उनके ये कारण है। कारण ये भी है कि जब ऐसा कोई विशिष्ट माध्यम मिल जाता है तो वो अर्थ अधिक सरलता से व्यंजित होने लग जाता है। यहां साहित्य दर्पणकार ने इनमें से सबके तो उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन कुछ के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। व्यंजनेति संबध्यते, व्यंजना के संदर्भ में कहते हैं, तत्र वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्ये यथा मम। ये साहित्य दर्पणकार का स्वयं का श्लोक है। वो कहते हैं इतनों का ये उदाहरण है। वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्य। कालो मधु कुपित एव च पुष्पधन्वा। कालो मधु कुपित एस च पुष्पधन्वा। धीरा वहन्ति रतिखेद हरा समीरा। धीरा वहन्ति रतिखेद हरा समीरा। केलीवनीयमपि वंजुल कुंज मंजू। दूरे पति कथय किम करणीयमद्य। वैसे जो छंद है उसको ऐसे तो नहीं गाया जाता है, लेकिन हिंदी कविता के रूप में भी श्लोकों को गाया जा सकता है। एक प्रयास किया है। कालो मधु
कुपित एस च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेद हरा समीरा केलीवनीयमपि वंजुल कुंज मंजू दूरे पति कथय किम करणीयमद्य। भाई वसंत का समय है, काल कैसा काल है? मधुकाल है, वसंत का समय है। कुपित एव च पुष्पधन्वा, भैया वसंत का वातावरण ऐसा होता है कि आम बौरा जाता है, आम पे बौर आता है, लेकिन आम ही नहीं बौराता है, यहाँ खास लोग भी बौरा जाते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आप में से कितने लोगों को ये मालूम है, लेकिन कालिदास ने भले ये लिखा है कि मेघालोके भवति सुखनोप्यन्यथा वृत्ति चेत, लेकिन वही कालिदास सर्वम प्रिय चारुतरम वसंते ऋतु संहार में लिखते हैं। वसंत में सब कुछ प्रिय लगता है, और जब सब कुछ प्रिय लगता हो तो कहना पड़ेगा कि कुपित एस च पुष्पधन्वा, कामदेव यहां क्रोधित दिखाई दे रहा है, यानी काम के बाण तीव्रता से हमारे हृदय को वेधित कर रहे हैं। धीरा वहन्ति रत खेद हरा समीरा, पवन भी कैसा बह रहा है, एकदम धीर धीर मंद मंद पवन बह रहा है। और इसकी विशेषता क्या है? रति खेद हरा। देखिए रति क्रीड़ा से जो श्रम होता है, वो थकान अगर उतर जाए तो पुनः उसका आनंद दुगना होकर के प्राप्त होने लग जाए। तो इस समय का जो वातावरण होता है वो ऐसा होता है, न तो गर्मी है और ना ही ठंडी है। ठंडी है तो वस्त्रों का शरीर पे ना होना वो परेशान करता है, और अगर गर्मी है तो अधिक मेहनत करने पे शरीर उस श्रम को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन ये वातावरण ऐसा होता है कि न तो ठंडी है और न गर्मी है, तो रति खेद हरा समीरा, जो रति के श्रम को थकान को दूर कर दें ऐसा पवन बह रहा है। केली वनी मपि वंजुल कुंज मंजू, देखो तो सही ये अशोक के वृक्षों की जो ये वंजुल लता, ये जो लता मंडप है कितना सुंदर है, हैं? और ऐसे में दूरे पति, मेरा पति वो दूर है, वो कहीं गया है नौकरी के लिए, किसी अन्य जगह पे गया हुआ है। कथय किम करणीय मध्य, अब ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? वातावरण तो कुछ और कह रहा है, और ऐसे में जो प्रियतम है वो पास में होना चाहिए, लेकिन अगर वो पास नहीं है तो इसमें वातावरण का तो दोष नहीं हो सकता है, दोष तो उसी का है। तो यहाँ पे साहित्य दर्पणकार लिखते हैं, अत्रैतम देश प्रति शीघ्रम प्रच्छन्न कामुकस्त्वया प्रेष्यताम इति सखीम प्रति कयाचित व्यंजते। ये कहने के पीछे अपनी सखी से जो नायिका है वो ये कह रही है कि भाई ये वातावरण ऐसा है कि ऐसे में कोई ना कोई तो चाहिए, अब पति नहीं है तो जो होगा तो किसी ना किसी को यहाँ पे भेज। ये जो बात है ये व्यंग्यार्थ के द्वारा प्राप्त होती है, और ये व्यंजना तुरंत निकलती है। इस प्रकार की बात करने पे ये बात तुरंत ही, तो यहाँ पे वक्तृ जो वक्ता बोल रहा है, यहाँ जो वाक्य विन्यास हुआ है, वाक्य विन्यास क्या है? कथय किम करणीय मध्य, तो कहो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए दूरे पति, जबकि पति मेरा दूर है। तो यहाँ पे वाक्य का वैशिष्ट्य है। वक्ता जो बोल रहा तो पूरे श्लोक में आपको दिखाई दे रहा है प्रस्ताव, और ये सखी के प्रति सखी का प्रस्ताव भी है कि यार ऐसे वातावरण में और ये सब जो स्थितियाँ हैं, तो काल समय को तो कालो मधु से जो शुरुआत होती है, ये सब कुछ असर बसंती वातावरण में जब ऐसी बात कही जाए तो उसका ये अर्थ निकलता है। तो इन सब के उदाहरण के रूप में ये एक ही श्लोक उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक और देखते हैं, बोधव्य वैशिष्ट्य था, बोधव्य के वैशिष्ट्य के हिसाब से काव्य प्रकाशकार ने इस श्लोक को उत्तम काव्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस अज्ञात पीडागमे
वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधम स्यांतिकम। तो कह रहे हैं साहित्य दर्पणकार कि बोधव्य का ये वैशिष्ट है। नीचे वृत्ति भाग में वो बताते हैं, अत्र तद अंतिकमेव रंतुम गतासीति विपरीत लक्षणया लक्ष्यम। अब यहाँ पे तू उसके साथ रमण करने गई थी, ये विपरीत लक्षणों के कारण। विपरीत लक्षण क्या है? तस्य चा रंतुम इति व्यंग्यम प्रतिपाद्य दूती वैशिष्ट्यम चाद बोध्यते। भाई दूती का वैशिष्ट्य होता है कि उसको जो काम सौंपा जाए, हनुमान जी दूत बन के गए लंका में सीता की खोज करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सीता को देख लिया और वापस आ गए। ये दूत कार्य जो है बड़ा ही कठिन कार्य होता है, विशेष करके जब आप किसी के प्रेम के दूत बने तब ये कार्य और भी कठिन हो जाता है। कालिदास ने लिखा है, संदेशार्थम क्व पटुकर्ण ही प्राण भी प्रापणीय। भाई एक पटु व्यक्ति की, होशियार व्यक्ति की जरूरत होती है। अगर आपका मिलन होना हो और कोई ऐसा वैसा दूत हो तो पता चला कि आपका मिलन जो है वो ना हो, और दूत होशियार हो, आपका प्रेम का दूत अगर होशियार है तो मिलन की स्थिति ना हो तो उसको भी मिलन की स्थिति बनाई जा सकती है। कालिदास ने तो इस चीज को बहुत जगह प्रतिपादित किया है। आप अगर मालविकाग्निमित्रम देखते हैं तो ऐसी स्थिति में जहां पे कि कहीं कोई संभावना नहीं है मालविका और अग्निमित्र के मिलन की, वहां पे भी परिस्थितियां खड़ी की जाती हैं। तो जब दूत होशियार होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो यहां दूती का वैशिष्ट्य तो दिखाया जा रहा है, लेकिन दूती का वैशिष्ट्य जो होना चाहिए किस रूप में? अपनी सखी के प्रति, वो उसका अत्र तद अंतिकमेव रंतुम गतासित। उसने अपना वैशिष्ट्य दिखाया, और दिखाया किसमें? उसके प्रेमी के साथ रमण करने वो चली गई है, वो रमण करके आई है। ये चीज जो इसमें से व्यंजित होती है, चीज जो इसमें से व्यक्त होती है, ये बोधव्य का वैशिष्ट है। मतलब स्पष्ट शब्दों में उससे ये नहीं कहा गया, उससे तो यही कहा गया कि तू, तेरे को करके ये आना चाहिए था लेकिन तूने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया और तू उस अधम के पास मिल के आई। ये सारी बातें कही गई। वास्तव में तुझे जो करना था, तूने सखी जनस से अज्ञात पीड़ा में जो कहा ना कि तुझे अपनी सखी की पीड़ा का कोई ख्याल नहीं है, वो सब दूती के वैशिष्ट की बात थी। लेकिन तस्याधमस्य अंतिकम जब कहा तो वो पूरी बात बदल के, और किस प्रकार से तो उसके साथ रमण करके आई है, तो ये बोधव्य का उदाहरण है। एक अगला उदाहरण जो साहित्य दर्पणकार ने दिया है वो है अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य। सन्निधि के अनुसार, अन्य की सन्निधि के अनुसार उसमें से जो विज्ञार्थ की प्राप्ति होती है। तो ये जो पद्य है वो प्राकृत का है, लेकिन संस्कृत में इसको प्रस्तुत किया गया है। पस्य निश्चल निस्पंदा विष्णि पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्ति रिव। प्रेमी प्रेमिका एक सरोवर के किनारे इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे एक बगुली को कमल के पत्ते पे, कमल का पत्ता तो पानी में ही होता है, लेकिन उसके ऊपर वो बैठी है और ऐसे निश्चिंत बैठी है कि हिल नहीं रही है, डुल नहीं रही है। तो यहाँ पे नायिका जब नायक से ये कहती है कि पस से निश्चल निस्पंदा, देखो निश्चल और निश्चिंत होकर के विष्णि पत्रे, कमलनी के पत्ते के ऊपर राजते बला का ये बगली कैसी सुंदर दिख रही है। जैसे निर्मल मरकत के ऊपर शंख शुक्ति मीव, जैसे नीलमणि का एक थाली हो और उसमें सफ़ेद सफ़ेद शंख विद्यमान हो, इस प्रकार की कुछ। अब प्रेमी प्रेमिका एक सरोवर के किनारे इकट्ठे हुए, ये बातें करने की होती हैं उनके लिए। इसको साहित्य दर्पणकार ने व्यंग्यार्थ में व्यंग्यार्थ के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, और यहाँ पे इन्होंने इसको अन्य सन्निधि के लिए प्रस्तुत किया है। ये लिखते हैं अत्र बलाकाया निस्पंदत्वेन विश्वस्त्वम। यहाँ बगुली निश्चिंत होकर के बैठी है, ये बात विश्वास को व्यक्त कर रही है।
तेनास्य देशस्य विजनत्वम, और वो इतनी निश्चिंत है, ये इस बात को प्रूव कर रही है कि यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है, ये देश हमेशा विजन यानी लोगों से रहित होता है, निर्जन होता है। अतः संकेत स्थान एतदिति कयापि सन्निहित प्रच्छन्न कामुकम प्रत्युच्यते। तो जो नायिका नायक से ये बात कह रही है वो इसलिए कह रही है कि भाई अपने मिलन के लिए ये बड़ा ही योग्य स्थान है कि अब तुम बस दूर खड़े मत रहो, अब तो तुम मुझे आलिंगन में लो, जो करना है वो करो, क्योंकि बिल्कुल निर्जन जगह है। ये बगली इतनी निश्चिंत है जो इस बात को कह रही है। तो यहाँ पे सन्निहित प्रच्छन्न कामकम प्रत्युच्यते, उसके साथ वो ये कह रही है कि ये जो कुछ इच्छाएं हैं यहाँ पे पूरी की जानी चाहिए। अत्रेय स्थान निर्जन स्वरूपम व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्यम प्रयोजन। अब यहाँ पे ये जो निर्जनता है ये व्यंग्यार्थ का सबसे बड़ा प्रयोजन है। आप समझिए, एक प्रेमी प्रेमिका हैं, सरोवर के किनारे हैं और सरोवर में कुछ देख करके और वो एक बगली की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ करता है भाई। जब दो लोग एकांत में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ उनको एक दूसरे की सुख दुख की बातें करनी, एक दूसरे से प्रेमालाप करना है। और ऐसे में अगर वो कुछ ये कह रही है तो इसमें से वो क्या कहना चाह रही है ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। और उस चीज़ को यहाँ पे तो अन्य की सन्निधि के उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। एक और श्लोक जो काकू के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, भिन्न कंठ ध्वनिर धीरे काकुरित्य विधीयते। जरा गले को अलग ढंग से थोड़ा सा करके और जब कोई बात कही जाती है, अलग ढंग से कही जाती है, तो उसको काकू कहा जाता है। उदाहरण देते हैं इसका, गुरु परतंत्रतया बत दूर तरम देशम उद्यतो गंतुम। फिर से ध्यान दीजिएगा, गुरु परतंत्रतया बत दूर तरम देशम उद्यतो गंतुम अली कुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये असो। यहाँ सखी अपनी सखी से कह रही है कि वो तो बड़े बुजुर्गों का बड़ा जोर था कि जिसके कारण वो मुझे छोड़ करके यहां से गए हैं। देखिए, अब तो समय बहुत बदल गया है और माहौल और वातावरण भी बहुत बदल गया है। आज इस चीज को समझना थोड़ा आज के विद्यार्थियों के लिए कठिन है। आज लगभग मैं ये कहूंगा कि सभी विद्यार्थी या हर व्यक्ति, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि लड़का या लड़की, अब तो सभी जो पढ़ते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें नौकरी करनी है। छोटी तो छोटी, बड़ी तो बड़ी, जैसी जिसकी। भाई ये दुनिया तो भरी पड़ी है, आपके पास जितना बड़ा पात्र होगा आप उतना यहाँ से उठा पाएंगे। नीति शतककार ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से कहा है। इसको चाणक्य ने भी कहा है। विद्या के संदर्भ में भी यही बात है और सुख के संदर्भ में भी यही बात है और धनोपार्जन के संदर्भ में भी यही बात है। अगर आप एक बार निर्णय कर लेते हैं कि नहीं, मुझे तो एक उच्च पद ही प्राप्त करना है, तो आपको वही मिलता है। लेकिन जब आप कंप्रोमाइज़ करना शुरू करते हो, आप कहते हैं ये नहीं तो ये चलेगा, ये नहीं तो ये चलेगा। अभी मैंने बीच में एक बार पढ़ा पेपर में कि भाई पीएचडी किए हुए व्यक्ति ने और प्यून के लिए अप्लाई किया। तो मुझे ये लगा कि या तो उसने पीएचडी नहीं किया है या उसने पीएचडी जो है वो किसी गलत ढंग से किया। क्योंकि पीएचडी करने के बाद कोई व्यक्ति प्यून के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो मैं इस चीज़ को मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ कि उसने पीएचडी किया है। क्योंकि उसके पास अपनी इतनी क्षमता होनी चाहिए, उसके पास अपना इतना कौशल्य होना चाहिए, फिर उसको प्यून की नौकरी की जरूरत नहीं है। अरे भैया, यूट्यूब जैसी इतने क्षेत्र पड़े हुए हैं कि आपको कमाना है तो 1000 रास्ते हैं। मैं तो समय नहीं दे पाता हूं। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो स्काई लिमिट है, आकाश यही आपकी परिधि है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारा पात्र छोटा पड़ जाता है और इसलिए जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है।
आज हम इस श्लोक के जो भाव है उनको समझना हमारे लिए कठिन है, लेकिन एक समय ऐसा था, एक फिल्मी गीत हुआ करता था, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। पत्नियां ऐसी कामना करती थी, भाड़ में जाए नौकरी, मेरा पति मेरे पास रहना चाहिए। ठीक है, हम साथ रहेंगे ना तो सुखी हैं, तुम दूर हो हम दूर हैं। आजकल तो लोग अमेरिका पड़े रहते हैं, पत्नी अमेरिका है, वो इंडिया में है, वो अमेरिका में है, पत्नी इंडिया में है, और ऐसे करके लोगों की आधी आधी जिंदगियां गुजरते देखी हैं मैंने। क्या मतलब है? इस जिंदगी को जिंदगी थोड़ी कहा जा सकता है, चाहे आप बालकों के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो। यहाँ पे पत्नी ये कह रही है, प्रेमिका ये कह रही है कि बड़े बुजुर्गों का बड़ा दबाव था, इसलिए वो बाहर गए हैं, परदेश गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, कुछ कमाने के लिए गए हैं। अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समय सब। लेकिन अब जबकि ये होली सामने आ रही है, ये वातावरण इतना सुंदर है, बसंत का वातावरण है, सब कुछ इतना जैसा कि पहले श्लोक में कहा गया था, अब ऐसा सब कुछ है, ऐसे में वो नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ऐसे में ना आए? यानी अगर वो अपनी मर्जी से गए होते तब तो फिर नहीं आते, लेकिन मुझे छोड़ पाए ये उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन बड़े बुजुर्गों का इतना वो था, अब तो इतना बढ़िया मौसम और वातावरण और सब कुछ ऐसा है, ऐसे में उन्हें मेरी याद नहीं आए और वो मेरे पास नहीं आए, और अभी भी बड़े बुजुर्गों की दबाव के कारण वो वहाँ बने ना, ऐसा हो नहीं सकता। आएंगे, पक्का आएंगे। अब ये जो भाव है, कहा नहीं है कि पक्का आएंगे, वो ये कह रही है कि सुरभि समय असौ नैष्यति सखी, नहीं आएंगे, तुम ऐसा मानते हो, यानी पक्का आएंगे। ये जो बात होती है इसको काको कहा जाता है। आप जब किसी बात को इस ढंग से बोलते हैं कि उसका अर्थ उससे विरुद्ध निकलता है, तो ये काकू वाला एक उदाहरण बनता है। अत्र नैष्यति अपितर्हि एष्यति एवेति काकू व्यंजते। यहाँ वो नहीं आएंगे, ये नैष्यति शब्द जो है वो अवश्य आएंगे, इस बात को व्यक्त करता है, तो ये काकू है। चेष्टा वैशिष्ट के लिए एक और उदाहरण बताते हैं। संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्मम निमीलितम। चेष्टा वैशिष्ट से भी अर्थ जो है वो बदल जाया करता है। यह वर्णन किया है कि विट को एक संदेशा देना है, लोगों के बीच में है, और कहा तो नहीं जा सकता है कि नायक को इस समय पे भेज देना। अब किस समय भेजना है? तो संकेत काल मनसम, संकेत काल को बताने के लिए, विटम ज्ञात्वा विदग्धया, विट को बताने के लिए उस होशियार, विदग्धया होशियार जो नायिका, उसने क्या किया? हसन नेत्रार्पिता कृतम, हंस के उसकी आंखों की तरफ आंखें डाल के, और कृतम बड़ी, जिसको कहें कि अदा से, अगर सीधा शब्द लें संस्कृत में कहते हैं कि लीला, लीला पूर्वक, लीला पद्मम निमीलितम, हाथ में एक कमल ले रखा था जिसे वो खेल रही थी, और उस कमल को, खिले हुए कमल को ऐसे करके उसने बंद कर दिया। अब ये कमल को जो उसने बंद किया, ये इस चीज का द्योतक है कि जब कमल बंद होगा, यानी जब शाम होगी, तो ये हमारे मिलन का समय होगा। तो इस प्रकार से चेष्टाओं के द्वारा भी समय को व्यक्त करके अत्र संध्या संकेत काल इति पद्मिनी मीलनादि चेष्टया, यहाँ सायंकाल हम मिल सकते हैं, ये कमलिनी को संकुचित करके, उसको बंद करके, कि जब ये कमल मुरझाते हैं, यानी सूर्य जब अस्त होता है और कमल जब संकोच आ जाते हैं, ये शाम का समय हमारे लिए होगा। तो इस प्रकार से चेष्टा के द्वारा भी जो बोला जाता है उसमें से, उसने अगर इस श्लोक का अर्थ आप देखें तो निकलता है कि संकेत काल को देख करके उस विदग्धा नायिका ने और लीला पद्म को जो है वो बंद कर दिया। तो कुछ खास इसमें से अर्थ नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जब इसके व्यंग्यार्थ पे जाते हैं कि ओहो ये तो इशारा था कि वो क्या कहना चाह रही है। तो ये इस प्रकार की कुछ चेष्टाएं जब होती हैं, वो चेष्टाएं जो जान पाता वही जान पाता, सबके बस का काम नहीं होता है। तो साहित्य दर्पणकार ने यहाँ पे
कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, बाकी सारे उदाहरण नहीं प्रस्तुत किए हैं। एक ही उदाहरण में बहुत सारे उदाहरणों का समावेश उन्होंने कर दिया है, इस चीज़ को आप समझें। तो इस प्रकार से उन्होंने आर्थी व्यंजना को व्यक्त किया। धन्यवाद। आगे साहित्य दर्पण के वीडियो देखते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं